गुड मॉर्निंग क्लास। तो कैसे हो आप सभी ने चैप्टर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी मूव करती है और हमारी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये है पार्ट थर्ड में आप एनिमल बॉडी के बारे में पढ़ोगे और इसी के साथ आपका चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक का नेम है गेट ऑफ एनिमल्स। इसमें गेट वर्ड के टू मीनिंग है, जिसमें फर्स्ट है आपका बॉडी मूवमेंट, सेकंड है आपका बॉडी स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आप इस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के बॉडी स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हो। इसमें फर्स्ट है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को समझने से पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से एक अर्थवॉर्म सॉइल पर मूव करता है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। उसके बाद उसे आपको उठाना है और उसको उठा करके एक ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर के ऊपर रख देना है और ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। और उसे दोबारा उठा करके एक स्मूथ ग्लास प्लेट पर या फिर स्लिपरी सरफेस पे रख देना है और यहाँ पर भी ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। सो इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। और इसमें आपको बताना है कि वो जिस तरीके से स्लिपरी सरफेस पे मूव कर रहा था, सेम उसी तरीके से फिल्टर पेपर पे मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो इसका आंसर होगा नहीं। फिल्टर पेपर पे वो इजीली मूव कर पाएगा, क्योंकि जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के सरफेस को इजीली ग्रैब कर लेंगे, मगर स्लीपरी सरफेस पे ऐसा नहीं हो पाता। ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं ये आप आगे पढ़ने वाले हो। ठीक है। In which of the above two surface do you find that the earthworm is able to move easily? तो आपको पता लगा कि जो फिल्टर पेपर है उस सरफेस पे अर्थवॉर्म इजीली मूव कर पाएगा। ठीक है। सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप मैनी रिंग जॉइंट एंड टू एंड। जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो बहुत सारे रिंग से ज्वाइन होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास। जैसे ये समझ लो, ये एक अर्थवॉर्म है जिसकी आप देखोगे बॉडी, तो ये कुछ रिंग के फॉर्म में ज्वाइन हो रखी है। देख रहे हो आप? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरीके से ही एक अर्थवॉर्म की बॉडी बनी होती है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। और जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म के बोन्स नहीं होते। वो इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। वो अपनी बॉडी को मसल से एक्सटेंड और शॉर्टन करता है। जैसे कि मसल से ही वो एक्सटेंड करेगा और मसल से ही वो शॉर्टन करेगा। ओके। ड्यूरिंग मूवमेंट के समय द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। जब भी अर्थवॉर्म मूव करता है तो जो फर्स्ट पार्ट है बॉडी का वो पहले मूव करेगा और जो रियर पार्ट है, रियर पोर्शन है, वो एक जगह फिक्स रखेगा। ठीक है। उसके बाद देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। उसके बाद क्या होगा, जब वो अपने फ्रंट एंड को फिक्स कर लेगा तो वो अपने जो रियर एंड को रिलीज करेगा और उस तरीके से मूव कर पाएगा। ठीक है। कुछ इस तरीके से समझ में आया? इट देन शॉर्टन द बॉडी। वो अपनी बॉडी को शॉर्ट करता है, छोटा करता है। देन पुल द रियर एंड फॉरवर्ड। और उसका जो रियर पार्ट है, रियर एंड है, उसको फॉरवर्ड मूव करता है। दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो वो इस तरीके से मूव करता है और वो बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस से मूव कर पाता है। ठीक है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी तरीके से वो अपनी बॉडी को एक्सपेंशन करता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। और अर्थवॉर्म सॉइल के थ्रू ही मूव कर पाता है। इट बॉडी सेक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस हेल्प द मूवमेंट। और इसकी बॉडी एक सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू आउट करती है, जिससे उसको मूवमेंट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कुछ सर्कल टाइप का होता है। तो जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे ही क्यों रहता है, जो ऊपर का हिस्सा है तो वो ऊपर ही क्यों रहता है, वो गोल मोल क्यों नहीं हो पाता। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। तो क्या होता है,
अंडर इट्स बॉडी यानी कि उसकी बॉडी के नीचे की तरफ क्या होता है, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। तो ये है ब्रिस्टल्स, उसके जो नीचे का हिस्सा होता है उसके पास बहुत सारे टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स बोलते हैं बालों को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, ठीक है। प्रोजेक्टिंग आउट द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद मसल। जो ब्रिस्टल्स हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और ब्रिस्टल की हेल्प से ही एक अर्थवॉर्म का जो ग्रिप बनता है ग्राउंड पर वो अच्छा बन पाता है, ठीक है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल। और जो अर्थवॉर्म होता है वो सॉइल को खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन दैट इट ईट्स। और जो उसकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया, जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया, वो उसको सीक्रेट करता है, यानी कि वो बाहर निकाल देता है। और इस एक्टिविटी से अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। और जो उसने सीक्रेट किया है उसकी वजह से ही वो जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से प्लांट इजीली ग्रो हो पाते हैं और उसको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये तो पढ़ लिया आपने अर्थवॉर्म के बारे में। अब सेकंड एनिमल है आपके पास स्नेल। इसको भी आप पहले एक एक्टिविटी से समझेंगे, जिसमें क्या है, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन अ फील्ड। आपको ऑब्जर्व करना है एक स्नेल को अपने गार्डन में या फिर फील्ड में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। आपने देखा होगा स्नेल को, तो उसके ऊपर के हिस्से पे, पीठ पर एक राउंडेड स्ट्रक्चर का एक पार्ट होता है जो कि उसके बैक पे रखा होता है, ठीक है। उस पार्ट को हम बोलते हैं सेल। दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और जो ये ऊपर रखा है बैक पे, ये इसका आउटर स्केलेटन होता है एक स्नेल का। बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स। मगर जो उसका सेल है वो बोन से नहीं बना होता। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो सेल है वो सिर्फ सिंगल यूनिट से बना है और वो एक स्नेल को मूव करने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। इट हैज बी ड्रैग्ड अलोंग। स्नेल जो उसके पीठ पे रखा हुआ है सेल, स्नेल उसको ड्रैग करता है यानी खींचता है, यानी कि उसके लिए वो बोझ है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। आपको एक स्नेल को ग्लास प्लेट पे प्लेस करना है और वॉच करना है। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग, जब वो मूव करेगा, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। और आपको अपने ग्लास को लिफ्ट करना है और देखना है कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। तो समझते हैं कुछ इस तरीके से। मुझे प्लेट तो मिली नहीं, तो मुझे ये मिल गया ट्रांसपेरेंट। तो समझ लो यहाँ पे आपको रखना है स्नेल को और देखना है इस तरफ से कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ऐसा आपको क्यों करना है, क्योंकि उसके ऊपर सेल रखा होता है। जब भी आप उसे देखोगे तो उसके मूवमेंट का आपको पता नहीं लग पाएगा सेल की वजह से। मगर जब आप उसको ऊपर रखोगे और नीचे से देखोगे कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो किस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा। अ थिक स्ट्रक्चर, एक थिक स्ट्रक्चर होता है। एंड द हेड ऑफ द स्नेल में कम आउट एन ओपनिंग इन द सेल। तो एक थिक स्ट्रक्चर होता है और हेड एक सेल के अंदर से निकलते हैं। जैसे कि समझ लो, ये यहाँ पर देख लो, ये उसका बैक है, इस तरीके से बैक है। और जब भी वो मूव करेगा तो पहले जो उसका थिक स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से वो बाहर निकलेगा और उसका हेड भी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो कुछ इस तरीके से वो मूव करता है, ओके। उसके आगे, और जो ये थिक स्ट्रक्चर है ये उसके फुट होते हैं, ये उनके पैर होते हैं, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। और जो उसके पैर होते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। और उसके बाद आपको केयरफुली ग्लास को टिल्ट करना है
ठीक है। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, आपको जो ये वेवी मोशन मैंने बताया था कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म, इसमें आपको बताना है कि स्नेल और अर्थवॉर्म में कौन स्लो और कौन फास्ट चलता है। तो इसमें इजीली आंसर ये होगा कि स्नेल स्नेल बहुत स्लो चलता है अर्थवॉर्म से, ठीक है, क्योंकि अर्थवॉर्म तो इजीली अपने बॉडी को फ्रंट एंड से एंड रियर एंड से मूव करती रहती है, मगर जो स्नेल है वो अपने बैक पे इतना भारी सेल रखा होता है, उसको ड्रैग करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एनिमल है, इंसेक्ट है, वो है कॉकरोच। कॉकरोच आपके घर में होंगे, हैं? अगर हैं तो बेटा जल्दी उसको हटा दो, क्योंकि उससे बीमारियां बहुत होती हैं, ठीक है। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। ऑब्जर्व अ कॉकरोच, आपको एक कॉकरोच को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर फिगर 5.20 दे रखा है, ये आपको कॉकरोच की पिक्चर दे रखी है और आपने ये देखा भी होगा, ठीक है। कॉकरोचेस वॉक, क्लाइंब एज वेल फ्लाइंग इन द एयर, जो कॉकरोच होते हैं वो वॉक कर सकते हैं, वो क्लाइंब कर सकते हैं और वो हवा में उड़ भी सकते हैं, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, और जो इनके पास पैर्स होते हैं वो 3 पेयर में होते हैं, यानी कि 6 लेग्स होते हैं उनके पास। दीज हेल्प इन मूविंग, और जो ये लेग्स हैं वो इसको वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी बाहर से कवर है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से, हार्ड स्केलेटन से, ठीक है। और दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट जॉइन टुगेदर एंड दैट परमिट मूवमेंट, और जो इसका आउटर स्केलेटन है वो प्लेट से मिलकर बना है, बहुत सारी प्लेट्स हैं और यही उसको हेल्प करती है मूवमेंट करने में, ठीक है। देन इसके आगे देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स, और उनके पास पंख भी होते हैं 2 पेयर में, यानी कि 4 पंख होते हैं। अटैच टू अ बॉडी बिहाइंड हेड, और ये हेड के पीछे की तरफ अटैच होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल, उसके पास बहुत सारी मसल होती हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, और जो बॉडी मसल जब कॉकरोच फ्लाई करता है तो उनकी जो बॉडी मसल है वो विंग से मूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स, आप पढ़ेंगे हम बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ती हैं। एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, और वॉक ग्राउंड पे वॉक भी करती हैं, ऐसा मैंने हम शुरुआत में पढ़ा था, याद है आपको। सम बर्ड लाइक डक्स एंड स्वैन ऑल्सो स्विम इन वाटर, और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे डक हो गया, स्वैन हो गया, वो पानी में स्विम भी कर सकती हैं, ठीक है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो फ्लाइंग के लिए सुटेबल है। देयर बोन्स आर हॉलो, और जो उनकी बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, यानी कि बहुत हल्की होती हैं। एंड लाइट, और वो लाइट होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, और जो बर्ड्स के हिंड लिम्स होते हैं, यानी कि पीछे के 2 पैर होते हैं, वो वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए बने होते हैं, यानी कि उनके कुछ पैर होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, वो पर्चिंग भी कर सकते हैं और वो वॉकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि हिंड लिम्स क्या होते हैं, ठीक है। हिंड लिम्स बेटा जो पीछे के पैर होते हैं 2, उनको बोलते हैं, और जो आगे के पैर होते हैं उनको हम फोर लिम्स बोलते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। देन उसके बाद जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये हैं इसके हिंड लिम्स। बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो इसके फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई होकर के विंग्स बन जाते हैं, ठीक है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रीस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो फिर क्या है, इनकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जो ब्रीस्ट बोन होती हैं वो इसको मॉडिफाई करके फ्लाइट करने में, यानी कि उड़ने में, और उसी की वजह से वो अच्छी तरीके से
उड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लिया आपने वर्ड्स के बारे में। देन नेक्स्ट है आपका फिश। फिश के बारे में आपने शुरुआत में पढ़ा था कि उनके पास फिन्स होते हैं, फिन्स की वजह से ही वो स्विमिंग कर पाते हैं। याद है आप लोगों को? तो इसको भी हम एक्टिविटी की हेल्प से समझेंगे। तो मेक अ पेपर बोट, आपको एक पेपर बोट बनानी है और आप बनाते भी होगे, बनाइए ना। पुट इट इन अ वाटर, और उस बोट को आपको वाटर में पुट करना है, वाटर में डाल देना है। एंड पुश इट विद अ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब क्या है कि समझ लो ये आपने बोट बनाई कुछ इस तरीके से, तो आपको पीछे से धक्का देना है और उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा इजीली। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? यस, वो इजीली मूव कर पाएगा, जैसे आपको इस फिगर में बता रखा है। ठीक है, now hold the bolt sideways and push it into the water from the abort side। तो इसमें क्या है, इस जैसे कि ये बनी हुई है आपकी बोट और आप साइड से धक्का दे रहे हो, तो क्या ये मूव कर पाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, तो now hold the bolt sideways and push it into the water from broad side। Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? तो अगर हम इस साइड से पुश करेंगे, मूव करने की कोशिश करेंगे, तो वो मूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश? क्या आपने कभी नोटिस किया है, जो आपकी बोट बनाई है आपने पेपर से, वो उसी तरीके से जो फिश होती हैं वो वैसी ही कुछ दिखती हैं? देखा होगा आपने। इसके लिए भी मेरे पास एग्जांपल है आज। ये मेरी छोटी बहन का खिलौना है, ये दिख रहा है आपको? ये मत देखना ऊपर का हिस्सा, कुछ ये देखना, ये समझने का ट्राई करना कि जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है, तो जो बीच में है वो थोड़ा थिक है, वो यानी कि वो थोड़ा लेम हो रखा है, और जो आगे का है वो आपका पतला दिखेगा। ठीक है, सो द हेड एंड द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर। जो हेड और टेल है, जो हेड और टेल है वो स्मॉलर है देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, और जो मिडल पोर्शन है बॉडी का वो थोड़ा बिग है। ठीक है, द बॉडी टेपर एट बोथ हैंड, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और इस तरीके की जो बॉडी होती है, इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। तो जो इसका शेप होता है ये फिश को वाटर में इजीली मूव करने के लिए अलाउ करती है। देन द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल। जो फिश का स्केलेटन होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग, स्विमिंग करते समय मसल मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि जब भी फिश मूव करती है तो ऐसे इस तरीके से कर्व मूव किया, तो जो इसकी टेल है वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। आपको दिख रहा है ये राइट में हो रहा है, ये लेफ्ट में हो रहा है। ठीक है, और ये राइट में हो रहा है और ये लेफ्ट में हो रहा है, इस तरीके से। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 520, फिगर 5.24। ऐसा आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, देन क्विकली द बॉडी टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड। और जो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ये क्या होता है, ये बॉडी को जर्क करता है, पुश करता है आगे बढ़ने के लिए। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। और इसी जर्क की हेल्प से एक फिश अहेड यानी कि आगे की तरफ मूव कर पाती है, स्विम कर पाती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स। और ऐसा फिन्स की हेल्प से होता है, जो इनके टेल है इनमें फिन्स होते हैं, और इनकी जो अपर बॉडी है यहाँ पर भी फिन्स होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, जो ये पीछे का हिस्सा है यहाँ पर इनके फिन्स होते हैं, और जो ये अपर बॉडी में भी जो ये लगे होते हैं पंख से, विंग से, तो इसमें भी आपके फिन्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली स्विम कर पाते हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या है, फिश fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep directions while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin like flippers on their feet to help them move easily in water? तो मैंने ये बता दिया कि जो उनके फिन्स होते हैं वो उनकी टेल में भी होते हैं और उनकी बाकी जो बॉडी होती है वहां पर भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प कर पाती हैं और एक डायरेक्शन में वो स्विम कर पाती हैं और मूव कर पाती हैं। ठीक है, और आपने बहुत बार देखा भी होगा जो वाटर डाइवर्स होते हैं यानी कि जो आदमी होते हैं जो स्विमिंग करते हैं वो इस तरीके से जैसे फिन होता है वैसे उस टाइप के कुछ क्लोथ्स होते हैं उनको पहनते हैं जिससे वो वाटर में इजीली मूव कर पाए। देखा है आप लोगों ने, टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी पे देखा है ना। ओके, उसके बाद लास्ट हमारे पास एनिमल है स्नेक। हाउ डू स्नेक मूव? एक स्नेक किस तरीके से मूव कर पाता है? हैव यू सीन अ स्नेक स्लीदर? क्या आपने स्नेक को कुछ इस तरीके से चलते हुए देखा है? इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? स्लीदर बोलते हैं। ठीक है, आपने शुरुआत में पढ़ा भी था। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, वो स्ट्रेट मूव नहीं करता। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। जो स्नेक होता है उसकी बहुत लंबी बैकबोन होती है। दे हैव मैनी थिन मसल। उसके पास बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम द वन अनदर। और वो जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं चाहे वो कितने भी दूर हो। ठीक है, उसके बाद मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन। और जो मसल्स है वो बैकबोन से भी इंटरकनेक्ट है, रिब से भी और स्किन से भी। यानी कि इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, जो मसल्स होती है स्नेक में वो बैकबोन, रिब्स और स्किन से इंटरकनेक्ट होती है। ठीक है, द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। और जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप्स में कर्व होती है। ठीक है, ये बहुत सारे लूप्स हो गए और जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कर्व होता है। ठीक है, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। और जो हर एक लूप होता है वो उसको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। ठीक है, सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप्स। तो इसीलिए उसकी जो बॉडी में बॉडी होती है उनमें बहुत सारे लूप्स बने होते हैं। इसकी हेल्प से वो क्या होता है, वो आगे की तरफ पुश कर पाते हैं और वो फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं। ठीक है, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। वो लूप्स में ही बहुत जल्दी बहुत फास्ट मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाते। ओके, देखा आप लोगों ने साहब, देखा होगा क्या हो गया ये। उसके बाद we have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals। अब हमने bones और muscles को पढ़ लिया कि किस तरीके से different different animal में bones और muscles होती हैं और उनकी help से वो movement कर पाते हैं। then पहेली एंड बूझो, ये दोनों बहुत सवाल पूछते हैं। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चन इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स। लेकिन अभी भी पहेली और बूझो के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल किस तरीके से डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। सो मस्ट यू हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड। इसमें क्या है, आपके पास भी बूझो और पहले की तरह बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि जैसे कि जो स्वैन होती है वो किस तरीके से स्विम करती है, उसमें ऐसा क्या खास होता है, वो बर्ड भी है, वो फ्लाई भी करती है, वो वॉक भी करती है, वो स्विम भी कर पाती है। इस तरीके से और भी जो एनिमल्स हैं उनके लिए आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, उसके बाद द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल। ये एंशियंट यानी कि बहुत पुराने ग्रीक फिलोसफर हैं जिनका नाम है अरिस्टोटल। इसको हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेट ऑफ एनिमल्स, आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस। और इन्होंने ये जो क्वेश्चन थे ये अपने आप से पूछे थे जो आपने अभी पढ़े हैं। ठीक है,
Why do different animals have the body parts that they do have, and how do these body parts help animal to move the way they do? तो इसमें क्या है कि एनिमल की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट क्यों होती है और वो किस तरीके से एनिमल को मूव करने में हेल्प करती है। तो ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में थे। व्हाट आर सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स, और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और किस तरीके से एनिमल बॉडी को, यहाँ पे कहता है हाउ मैनी बॉडी पार्ट आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल, कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल की बॉडी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। वाई टू लेग्स फॉर वुमेन और ह्यूमन, ऐसा क्यों है कि ह्यूमन के पास सिर्फ 2 ही लेग हैं, एंड 4 फॉर काउज एंड बुफेलोज, और 4 पैर काउ और बुफेलो के पास है, ऐसा क्यों है। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर्स ऑफ लेग्स बाय, और ऐसा क्यों है कि जो भी एनिमल्स है ज़्यादातर उनके इवन नंबर में ही लेग्स, यानी कि या तो 2 या तो 4 हैं या तो 6 हैं, ऐसा क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस आ रहे दिमाग में। व्हाई इज द बेंडिंग ऑफ आर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आर आर्म्स, और जो हम लोग लेग को बेंड करते हैं वो आर्म के बैंड से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन है उनके पास। परहैप्स, लेकिन शायद से वी हैव लुक फॉर सम आंसर थ्रू आर एक्टिविटीज इन दिस चैप्टर, और शायद हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें जो एक्टिविटीज की हैं उनसे आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोग अभी भी ढूंढोगे, यानी कि आपको नहीं मिला। एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर, आपको अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला और उसको आप अब ढूंढने वाले हो। और इसी के साथ आपका चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स खत्म हो गया। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करोगे, उससे पहले जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो इस चैप्टर में नहीं थे, जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू समझ पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया, उसके उसके साथ ही आपका ये पार्ट 3 भी खत्म हो रहा है, और आपको समझ में आया होगा चैप्टर अच्छे से, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।